नमस्कार बच्चों। आशा करती हूँ कि आपने जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि आप वर्ल्ड मैप पढ़िए, वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप की स्टडी कीजिए, तो आप सभी ने की होगी। नहीं की है तो आप अब कर लीजिएगा। इस चैप्टर को जब मैं समझाऊंगी लेक्चर के बाद बहुत सारी चीज़ें आपको उसी से क्लैरिफाई हो जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। हमने कल छोड़ा था सबसे पहला पॉइंट, और वो सबसे पहला पॉइंट ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मेजर चेंजेस में सबसे पहला जो चेंज आया था वो था कि यूरोप की जो कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल थीं उसके प्रभुत्व का अंत हो चुका था, और दुनिया को ये पता चल चुका था कि यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं हैं, उन्हें हराया जा सकता है, और अब वो वैसे ही क्षीण हो चुकी है उनकी शक्ति। तो अब यूरोप इतना पावरफुल नहीं है, एंड द वर्ल्ड सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स वाज डाइवर्टेड टुवर्ड्स एशियन कंट्रीज़। एशिया की तरफ सारा अंतर्राष्ट्रीय जो शक्ति परिपेक्ष था वो सेंट्रलाइज हो चुका था। सेकंड पॉइंट जो मैं आपको आज समझाऊंगी, जो आपके स्क्रीन पर बुक में आपको दिख रहा है, और वो सेकंड पॉइंट है परमाणु युग का सूत्रपात। सेकंड वर्ल्ड वॉर का अंत किस चीज़ से हुआ था? अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान की 2 सिटीज़ हिरोशिमा और नागासाकी पर अचानक एटम बम गिराया था, एंड द वर्ल्ड वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू एटॉमिक पावर। विश्व का परिचय हुआ था परमाणु शक्ति से, और फिर ये तथ्य स्थापित हो चुका था। अमेरिका का पहला इंट्रोडक्शन था विश्व शक्ति की तरफ कि अमेरिका नाउ इज़ गोइंग टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, जिसके पास परमाणु शक्ति है। अति मानवीय शक्ति जिसका नाम दिया गया था, वही विश्व पर राज करेगा। तो एज ऑफ न्यूक्लियराइजेशन शुरू हो चुका था, और विश्व में ये तथ्य प्रसारित हो चुका था कि जिसके पास अब परमाणु शक्ति होगी वही इस शक्ति संघर्ष या स्ट्रगल फॉर पावर में विजेता घोषित होगा। तो अब एक दूसरे तरीके के युग या शक्ति संघर्ष की शुरुआत हो चुकी थी, जिसमें सभी कंट्रीज़ ये चाह रही थी कि उनके पास परमाणु शक्ति आए। मैक्स लर्नर पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, और उन्होंने कहा था कि आज के युग को अति मारकता का युग, या यूँ कहिए कि द एज ऑफ ओवरकिल कहा जा सकता है, कि इसमें जो डिस्ट्रक्शन होगा उसका कोई इमेजिनेशन नहीं है कि कितना डिस्ट्रक्शन हो सकता है। एक परमाणु या एटम बॉम्ब जहाँ पर यूज़ होता है वहाँ पर किस हद का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, उस डिस्ट्रक्शन की उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इतना ज़्यादा पावरफुल है ये न्यूक्लियर पावर। और रेस फॉर न्यूक्लियराइजेशन जब शुरू हुआ तो दुनिया को फिर से इस बात का डर सताने लगा, दुनिया के देशों में ये डर होने लगा कि कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत फिर से ना हो जाए। देशों ने अपने अपने सैटेलाइट्स स्थापित करने शुरू कर दिए, देशों ने मिसाइल्स बनाने शुरू कर दी, जेट विमान, नाभिकीय बम, परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान, पनडुब्बियाँ, ये सब बनानी शुरू कर दी। एंड अगेन दे वर प्रिपेयरिंग, वो फिर से शुरुआत होने लग गई एक और वॉर की, एक नए तरीके के युद्ध की शुरुआत का आगाज़ होने लगा, और वर्ल्ड पॉलिटिक्स फिर से डाइवर्ट हुई वेस्टर्न यूरोप और एशियन कंट्रीज़ की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की पृष्ठभूमि में एक तरीके के युद्ध की छाया सदैव घूमने लगी कि पता नहीं कब किस पॉइंट पर देशों में अगर शक्ति संघर्ष होता है तो फिर से एक थर्ड वर्ल्ड वॉर, और उससे भी ज़्यादा भयानक फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी ज़्यादा भयानक किसी युद्ध का आगाज़ या उसकी शुरुआत हो सकती है। तो सेकंड जो चेंज था वो बहुत मेजर चेंज था, जिसने एज ऑफ न्यूक्लियराइजेशन को जन्म दिया था, परमाणु युग की शुरुआत की थी। थर्ड जो मेजर चेंज था वो थर्ड मेजर चेंज है
एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में संप्रभु राज्यों की शक्ति में वृद्धि। संप्रभु का मतलब होता है सॉवरेन स्टेट्स। फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके होंगे। सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि कोई भी देश आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र है। फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच बहुत सारे ऐसे देश थे जो किसी न किसी देश के गुलाम रहे और मेजर रूप से ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी, अपने उपनिवेश एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में बना रखे थे। धीरे धीरे जैसे ही यूरोपीय प्रभुत्व का अंत होने लगा, जैसे जैसे इनकी शक्ति क्षीण होने लगी, ये माना जाने लगा कि ब्रिटेन अपराजय नहीं है। ये सारे देश जो अपराजय होने का दावा करते हैं, उन्हें पराजित किया जा सकता है, उनकी शक्ति क्षीण हो सकती है। और इसी तारतम्य में धीरे धीरे इन एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की कंट्रीज़ में जन जागरण शुरू हुआ स्वतंत्रता के लिए। एक स्वतंत्रता की क्रांतिपूर्ण लहर की शुरुआत हुई और धीरे धीरे ये सारी कंट्रीज़ स्वतंत्रता की डिमांड करने लगी। यहाँ क्रांतियाँ हुई और धीरे ये सारे देश धीरे धीरे स्वतंत्र होते चले गए। तो विश्व में स्वतंत्र देशों की जो संख्या थी उसमें वृद्धि हुई। और वृद्धि इसलिए भी हुई कि जब देश स्वतंत्र हुए तो कई देश ऐसे रहे जो टूट कर स्वतंत्र हुए, टूट कर उन्हें फ्रीडम मिली। टूट कर मतलब इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल भारत है। भारत पहले पूरा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब पूरा भारत एक था, लेकिन जब वो स्वतंत्र हुआ तो वो विभाजित हुआ 2 टुकड़ों में और फिर विभाजित हुआ, फिर बांग्लादेश बना और बहुत सारी समस्याएं साथ में लेकर आया। तो इन एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में संप्रभु राष्ट्रों की संख्या में वृद्धि हुई और एक नए तरीके के अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स ने जन्म लिया, जहाँ पर जो पावरफुल कंट्रीज़ थी उनको ये नए स्वतंत्र जो राष्ट्र थे उनके सामने एक चुनौती, एक चैलेंज के रूप में खड़े हुए। और सभी राष्ट्र चाहते थे कि ये जितने भी संप्रभु राष्ट्र हैं वो इनके पक्ष में आ जाएं और फिर से इनकी शक्ति बढ़ने लगे धीरे धीरे। तो एक तरीके के आप ये कह सकते हैं कि नए तरीके के उपनिवेशवाद, जिसको न्यू कॉलोनियलिज्म कहा जाता है, नियो कॉलोनियलिज्म, नव उपनिवेशवाद ने जन्म लिया, जहाँ पर राजनीतिक रूप से ही नहीं, आर्थिक रूप से ही भी कंट्रीज़ डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली उपनिवेशवाद के चक्रव्यूह में फंसती चली गई। नेक्स्ट 4th पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है साम्यवाद का विस्तार। साम्यवाद एक बहुत कट्टर पॉलिसी है, कम्युनिज्म, जिसका मेन फीचर है एक्सपेंशन, विस्तार करना, अपनी आइडियोलॉजी का विस्तार करना। इटली और जर्मनी साम्यवाद के बहुत अहम शत्रु रहे हैं, परंतु उनकी पराजय के पश्चात मित्र राष्ट्रों में इतनी क्षमता नहीं थी कि वे साम्यवाद को पूर्वी यूरोप या एशिया में रोक सकें। जैसे जैसे जर्मनी मोर्चे पर हारता चला गया, वैसे वैसे यूरोप में साम्यवाद घुसता चला गया। बर्लिन के पतन के साथ सोवियत संघ की सेना ने पूर्वी यूरोप के समस्त देशों पर अधिकार कर लिया और वहाँ साम्यवादी सरकारों की स्थापना की गई। चीन में साम्यवादियों ने चियांग काई शेक के विरुद्ध संघर्ष की गति एवं उसे पराजित कराने में साम्यवादी सरकार की स्थापना की कराकर, और अल्टीमेटली चाइना और सोवियत संघ, जहाँ पर साम्यवाद था, ये पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन अपनाने लगे, विस्तारवाद की नीति अपनाने लगे। और ये नीति ये चाहते थे कि जैसे मार्क्स का नारा था, दुनिया के मज़दूर एक हो जाओ, तो वो दुनिया में साम्यवाद को फैलाना चाहते थे, चाइना और सोवियत संघ। तो एक नए आइडियोलॉजिकल वॉर की शुरुआत हो गई, जहाँ पर पूर्वी यूरोप के देशों जो कमज़ोर थे उनमें रशिया, सोवियत संघ और चाइना ने यह कोशिश की कि वहाँ पर धीरे धीरे साम्यवादी जो तत्व हैं उनको सपोर्ट किया जाए, क्रांति लाई जाए, तख्ता पलट किया जाए और साम्यवादी सरकार की स्थापना की जाए। तो साम्यवाद एक नई तरीके की पॉलिसी जिसका वैश्विक स्तर पर विस्तार होने लगा और एक नई तरीके की राजनीति का अभ्युदय भी साम्यवाद के विस्तार के साथ होने लगा। आज के लिए मुझे लगता है कि आपके लिए ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में
ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में चैप्टर वाइज पढ़ते रहेंगे। अभी सिर्फ इसके नटशेल में मैं आपको ये सब बता रही हूँ कि कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ थी 1945 के बाद। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर से इसकी कंटिन्यूटी में हम नेक्स्ट पॉइंट्स करेंगे। तब तक के लिए आप न्यूज़ देखते रहें, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में जानते रहें और वर्ल्ड मैप का अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।